Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers, students, and viewers, Assalamu alaikum. We are learning periodic table, which is chapter 5 of Science Book 8. This is our second lecture. So, in this lecture, we'll learn further about the periodic table. Uh, Before we properly understand what is a periodic table and why is it called periodic table, we'll have to learn a few more things. We learned a lot in our last lecture, which was a very long lecture of 1 hour and 7 minutes. So there are some things which we'll learn in this lecture, and then we'll be able to understand what is a periodic table and why is it called a periodic table. तो चलते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उस दिन हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। आगे से शुरू करते हैं। ये एक आपको मैंने एटम की शेप दिखाई है, फॉर्म ऑफ द एटम। ये अगरचे ये समझने के लिए एटम का स्ट्रक्चर इसी तरह बनाया जाता है, बट एक्चुअली एटम का स्ट्रक्चर जो है वो अब आप आगे बड़ी क्लास में जाके पढ़ेंगे तो इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। एनीवे, समझने के लिए ये एक मॉडल है जो एक साइंटिस्ट था, नील बोर। नील बोर ने ये वाला मॉडल दिया था। अब आप इसमें अगर देखें तो इसके सेंटर में ये जो जगह है जहां पे 2 ग्रीन सर्कल्स नजर आ रहे हैं आपको और 3 जो है वो नजर आ रहे हैं आपको, क्या पर्पल आप कहेंगे? पर्पल सर्कल्स, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सर्कल्स हैं, ये एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। अच्छा, इस सर्कल में आपको 2 ब्लू ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, एक ये ब्लू डॉट है, एक ये ब्लू डॉट है। और जो सेकंड सर्कल है बाहर वाला, उसमें आपको एक ब्लू डॉट नजर आ रहा है, ठीक। अब अगर आप इसकी लेबलिंग देखें तो जो सेंटर में है वो ये 2 न्यूट्रॉन्स दिखाए गए हैं। वैसे ये 2 नहीं है, ये जिस एटम जिस एलिमेंट का ये है उसमें न्यूट्रॉन 4 हैं, तो और इसमें प्रोटॉन्स 3 हैं। अच्छा, अब ये जहां पे ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पड़े हुए हैं, इस सेंटर में इस एरिया को न्यूक्लियस कहते हैं और ये बहुत छोटा एरिया होता है मगर बड़ा डेंस होता है। इसमें ये जो पार्टिकल्स पड़े हैं, 2 तरह के पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस में एटम के बिल्कुल सेंटर में होते हैं और ये बहुत थोड़े हिस्से में होते हैं। बाकी सारे इसके इर्द गिर्द जो फैले होते हैं वो ये मैंने शो किए हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ब्लू कलर के हैं, ये 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बाकी एटम के सारे एरिया में वो स्प्रेड हुए होते हैं और वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इस न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, ये जो एटम है इसमें ये मैं आपको बताऊं कि न्यूक्लियस सबसे ज्यादा वजन, इसका एटम का सारा वजन होता ही न्यूक्लियस की वजह से है। इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत थोड़ा होता है और इसका जो साइज है वो अगर मैं आपको इस तरह समझाऊं कि जो एक फुटबॉल का ग्राउंड या क्रिकेट का पूरा ग्राउंड जो है स्टेडियम, उसके सेंटर में अगर एक मटर का दाना आप रख दें, अ ग्रेन ऑफ पी, तो वो न्यूक्लियस होगा और बाकी जितना ग्राउंड है उस सारे में आपको इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, वो सारा खाली एरिया होगा, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर तक, फिर बहुत सारा ओपन एरिया, एम्प्टी एरिया है। और ये जो एक मतलब साइज ऑफ द ग्रेन ऑफ अ पी, मटर के एक दाने के बराबर या चने के एक दाने के बराबर, वो न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पड़े होते हैं और इनका काफी वजन होता है। तो एटम में
ये जो एटम है इसमें तीन चीजें होंगी, थ्री थिंग्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होंगे, बिल्कुल सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन्स उनके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक। अच्छा, जो इनमें थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका वजन तकरीबन बराबर होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। प्रोटॉन का जो मैस है दैट इज ऑलमोस्ट सेम एज द मैस ऑफ अ न्यूट्रॉन, तो बिल्कुल इक्वल होता है। यानी थोड़ा सा फर्क होता है, न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा हैवियर होता है। आप इतना समझ लें कि अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, उन दोनों का वजन कर लें तो वो एक न्यूट्रॉन के बराबर होगा। यानी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिला के एक न्यूट्रॉन बनता है। और इलेक्ट्रॉन का वजन इतना थोड़ा होता है कि अगर आप 1836 इलेक्ट्रॉन्स लें, 1836 इलेक्ट्रॉन लें, तो उनका वजन एक प्रोटॉन के बराबर होगा। एक प्रोटॉन इतना हैवी है कि उसके बराबर 1836 इलेक्ट्रॉन्स का वजन बनता है। यानी इलेक्ट्रॉन का कोई वजन है ही नहीं, नेग्लिजिबल। बिल्कुल इस तरह आप समझें कि एक ऊंट के ऊपर आप समझें कि 10 गंदम की बोरियां जो हैं वो लदी हुई हैं, और उन 10 गंदम की बोरियों में से अगर आप 10 दाने गंदम के निकाल लें तो वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बिल्कुल इसी तरह है, इलेक्ट्रॉन जो है इसका वजन इतना थोड़ा है कि इसको कंसिडर ही नहीं किया जाता। जब हम एटम का वजन लेते हैं तो हम सिर्फ इन दो चीजों का वजन लेते हैं, प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का। ठीक। अच्छा, ये जो प्रोटॉन्स हैं इनके ऊपर चार्ज होता है। ये पार्टिकल्स जो हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये एटम के अंदर, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक। और जो न्यूट्रॉन हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और कितना चार्ज होता है देखें, जितना पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन के ऊपर होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा। यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा मगर उसकी अमाउंट चार्ज की उतनी ही होगी जितना के प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट है। तो चार्ज की अमाउंट सेम है, ठीक है, मगर चार्ज अपोजिट है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये जो आप देखें इसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो 1 2 3 और इलेक्ट्रॉन्स भी 1 2 एंड 3 हैं। तो याद रखना है आपने कि किसी एटम में किसी भी एलिमेंट के, ये जो 118 एलिमेंट्स हैं उनके किसी भी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बिल्कुल इक्वल होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज ऑलवेज इक्वल। इसीलिए जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। इसलिए वो न्यूट्रल होता है कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज ये जो है प्रोटॉन का, उसने एक इस नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर दिया। इस प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज ने इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर दिया। और जो तीसरा प्रोटॉन है उसके पॉजिटिव चार्ज ने तीसरे इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर दिया। जब तीनों प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज ने तीनों इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्जेस को कैंसिल कर दिया तो एटम के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं रहा, तो एटम न्यूट्रल हो गया। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि उसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, न्यूट्रॉन जो है
ये इनकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि जितने प्रोटॉन हो उतने ही न्यूट्रॉन भी हो। न्यूट्रॉन की तादाद उतनी हो भी सकती है और मुख्तलिफ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये यहां से आपने ये एक चीज समझी कि किसी एटम के अंदर थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। दो जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में होते हैं और जिस जगह पे वो होते हैं उसको न्यूक्लियस कहते हैं। वैसे न्यूक्लियस का मतलब ही सेंटर है, तो सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव, जो जो ये सॉरी यहां पे पॉजिटिव चार्ज है ना प्रोटॉन में, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस को पॉजिटिव बना देता है। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो चार्ज नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को पुल करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए, यानी पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दोनों सेम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिव हैं, तो ये एक दूसरे को चूंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए ये इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस ने इनको अट्रैक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज ने इनको अट्रैक्ट किया हुआ है अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज को। तो इसलिए ये इन 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 सर्कल्स में रहते हैं। अच्छा, मैं भूल गया, ये जो सर्कल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द। और ये जो सर्कल है ये रास्ता है, ये पाथ है, ये इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने का। और इस रास्ते को केमिस्ट्री में दो तीन नाम दिए गए हैं। एक तो इसको ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है, और शेल कहते हैं। केमिस्ट्री में ज्यादा तौर पर इसको शेल कहते हैं। और तीसरा इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो ये तीन नाम हो गए इस रास्ते के, जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल। तो ये इस तरीके से इसको आपने एटम को ये समझना है। अब इसमें ये बेसिक चीज थी जो मैंने आपको बताई, आगे भी कुछ मैंने बताए हैं। अच्छा, इसमें अगर आप ये देखें, यस, ये चीज मैंने बतानी थी। अब जो लिथियम का एटम है ना, इसमें प्रोटॉन्स जो हैं वो 3 हैं, न्यूट्रॉन्स इसमें 4 हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 3 हैं। अब जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि एटम में मैंने आपको बताया है जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी जाके वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब न्यूट्रॉन इसमें 4 हैं। अच्छा, अब आप देखें, जो एटम है उसको उसके अंदर जो प्रोटॉन है वो उसकी आइडेंटिटी है, उस एटम की उसकी शनाख्त है। देखें, अगर उसमें 3 प्रोटॉन है तो बिल्कुल आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये लिथियम एलिमेंट का एटम है, लिथियम का एटम है। अगर उसमें 1 प्रोटॉन है तो आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन का एटम है। अगर 2 प्रोटॉन है तो आप कहेंगे हीलियम का एटम है। और अगर 3 है तो लिथियम का है। अगर 4 है तो बेरिलियम का है। और अगर 5 प्रोटॉन है, याद रखना मैं प्रोटॉन कह रहा हूं और कुछ नहीं, अगर 5 प्रोटॉन है तो बोरान है एलिमेंट। अगर 6 प्रोटॉन है तो वो एटम कार्बन का एटम है। और अगर 7 है प्रोटॉन्स तो वो नाइट्रोजन का है। एंड इफ देयर आर 8 प्रोटॉन्स तो वो ऑक्सीजन का है। एंड इफ देयर आर 9 प्रोटॉन्स तो फ्लोरीन का है। एंड इफ देयर आर 10 प्रोटॉन्स तो वो नियॉन गैस जो है उसका एटम है। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन है दैट गिव्स द आइडेंटिटी टू एन एटम।
प्रोटॉन और कोई नहीं, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन उसकी शिनाख्त नहीं होते, प्रोटॉन उसको आइडेंटिटी देते हैं। तो ये याद रखना है कि ये प्रोटॉन जो है ये एटम को या उस एलिमेंट को एक नंबर देता है, शिनाख्त देता है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा। हीलियम में 2 प्रोटॉन है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होगा। लिथियम में 3 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 3 होगा। और एटॉमिक नंबर को मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, Z से या Z से जाहिर करते हैं। तो Z इज इक्वल टू 3, यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 3। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। जिसका भी एटॉमिक नंबर 3 होगा वो एटम लिथियम का एटम होगा, वो लिथियम होगा। ठीक है। अब अगर 4 होगा, अगर P4 होगा तो वो बेरिलियम होगा, और अगर P5 होगा तो वो बोरान होगा। मैंने इस तरह आपको आगे भी बताई है कुछ। और अगर 11 होगा तो वो सोडियम होगा, और अगर 12 होगा तो वो मैग्नीशियम होगा। ठीक है। 13 होगा तो वो एल्यूमिनियम होगा, इस तरीके से। अच्छा, एनीवेज ये तो हो गया एटॉमिक नंबर कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर क्या है? उस एटम में प्रोटॉन्स की तादाद, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम टेल यू द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है जी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, वो पीरियोडिक टेबल में सबसे टॉप पे लेफ्ट साइड पे 1 ऊपर लिखा हुआ है। ठीक। तो और उसके बाद फिर आता है मैस नंबर, उसका वजन एटम का, एक एटम का वजन है। अच्छा, वो वजन मैंने आपको पहले बताया है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को आप ऐड कर लें तो वो उसका वजन बन जाता है, जिसको हम मैस नंबर कहते हैं केमिस्ट्री। मैस नंबर, एक प्रोटॉन का, सॉरी, एक एटम का अगर आपने वजन लेना हो तो आप उसमें क्या करते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ऐड कर देते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 3 + 4 = 7, और उसको आप कैपिटल ए से जाहिर करते हैं। ये मैंने पिछली दफा आपको बताया था। और आप कैसे लिखते हैं? लिथियम का सिंबल लिख के L i, ये सिंबल है लिथियम का। उसके ऊपर लेफ्ट साइड पे आप उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं 3, और नीचे लेफ्ट साइड पे आप उसका मैस नंबर लिखते हैं 7। तो ये जो है ये इस तरीके से है कि ऊपर को, जो ऊपर आप लिखते हैं उसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होता है? लिखना, सुपर ऊपर, तो सुपर स्क्रिप्ट ऊपर लिखना। तो एटॉमिक नंबर, ये ट्रेडिशन है, वैसे कई जगह पे आपको इसके उल्ट भी मिलेगा। ठीक है। मगर आपके पीरियोडिक टेबल में इसी तरह दिया हुआ है और इस तरह ही बताया हुआ है। तो ऊपर सुपर स्क्रिप्ट जो है वो एटॉमिक नंबर है, और जो नीचे लिखते हैं Li, लिथियम के जो नीचे लिखते हैं, वो भी लेफ्ट साइड पे नीचे, वो मैस नंबर है। उसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब, सब का मतलब नीचे, स्क्रिप्ट का मतलब लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ। तो नीचे लिखा हुआ जो होगा वो मैस नंबर होगा, और जो सुपर स्क्रिप्ट ऊपर लिखा हुआ होगा वो एटॉमिक नंबर होगा। और एटॉमिक नंबर को हम Z से जाहिर करते हैं, और मैस नंबर को हम A से जाहिर करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। तो ये आपको एटम समझा दिया। अब आगे ये कार्बन का एटम है, इसमें आप देख लें, बेशक ये देखें, अब इसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन है। वैसे दिखाए इतने नहीं है क्योंकि वो जगह नहीं है। 1 2 3 4 हर एक के ऊपर प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन है। ये 4 नहीं है, ये 6 है, मगर यहाँ पे वैसे शो 4 किए हुए हैं। कार्बन के एटम में प्रोटॉन 6 होते हैं, और आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त कौन बताता है? प्रोटॉन बताते हैं। प्रोटॉन के जो नंबर होगा वो उस एलिमेंट का नंबर होगा। कार्बन का अगर आपसे कि जो एलिमेंट कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर बताएं तो आप 6 बताएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में है। अच्छा, आप कहेंगे जी कि इलेक्ट्रॉन भी तो 6 ही हैं,
तो आप एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हर एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटॉमिक नंबर क्यों नहीं हो सकते? वो इसलिए नहीं हो सकते कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी केमिकल रिएक्शन में कम या ज्यादा होते रहते हैं। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है, मगर न्यूक्लियस के अंदर से किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी केमिकल चेंज में प्रोटॉन नहीं निकल सकता बाहर, न्यूट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। यस, वो निकलते हैं, मगर वो फिर न्यूक्लियर रिएक्शन है, वो और चीज है। ठीक है, रेडियो एक्टिव तरीके से निकलते हैं, वो अभी आपके समझने की बात नहीं है। तो इसलिए हम इसको प्रोटॉन्स की तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, क्योंकि वो फिक्स होती है, वो उतने ही रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन की तादाद चेंज भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, ये देखें 6 प्रोटॉन है, इसमें 6 न्यूट्रॉन्स हैं, और गिन लें आप 1 2 3 4 5 6, और 6 ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले शेल में 2 हैं और दूसरे शेल में 4 हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसका फिर बताएं एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6, मैस नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। तो मैस नंबर इस एटम का क्या है? 12। ये 12 कहां पे लिखेंगे हम? कार्बन लिख के, सी कैपिटल लिख के, उसके नीचे लेफ्ट साइड पे सबस्क्रिप्ट के तौर पे 12 लिखेंगे, और ऊपर सुपरस्क्रिप्ट के तौर पर टॉप पे 6 लिखेंगे, जो कि एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये नाइट्रोजन का है जी। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स हैं, 7 न्यूट्रॉन्स हैं, और 7 ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, वो आगे जाके आप पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन, इसमें नाइट्रोजन में भी 7 न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। ठीक है, पीछे जो आपने पढ़ा लिथियम, उसमें भी न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसमें आप देखें कि ये जो एटम है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आएंगे, और उसमें आप देखें माइनस चार्ज, ये माइनस इलेक्ट्रॉन के, ये प्लस 1 2 3 4 5 6 7, ये यहां पे उसने पूरे 7 शो किए। ठीक है, तो ये 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एटम जो है वो न्यूट्रल है। और 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, 7 प्लस 7 14 मैस नंबर है, और 7 प्रोटॉन है, तो एटॉमिक नंबर इसका 7 है, और मैस नंबर 14 है, 7 प्लस 7। ठीक है, बाकी भी कुछ मैंने एटम दिखाए हैं। ये ऑक्सीजन का एटम दिखाया है, तो इसमें 8 प्रोटॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? जितने प्रोटॉन है 8। मैस नंबर क्या है? 8 प्लस 8, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन को हम मैस नंबर में काउंट नहीं करते, क्योंकि उसका वजन इतना थोड़ा होता है कि वो काउंट करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन 16। तो मैस नंबर ऑक्सीजन के एटम का 16 है, और एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का जो है वो 8 है प्रोटॉन से। ठीक है, तो आगे ये मैंने गोल्ड दिखाया है, ये गोल्ड जो है, इसका ये एटम दिखाया है। इसमें जो ये देखें आप, 79 एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर 79। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स, यहां पे न्यूक्लियस में ये जो ब्लू है, यहां पे 79 प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर 79। इसका मतलब प्रोटॉन इसमें 79 है। अगर प्रोटॉन 79 है, तो ये इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 79, क्योंकि एटम न्यूट्रन, ये सोने का एटम है, गोल्ड का एक एटम है। गोल्ड के एक एटम में 79 उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे वो जरा देखें। एटॉमिक मैस आप अभी भूल जाएं, ये डेसिमल को भूल जाएं। 196.97 जो लिखा हुआ है, आप इसको 196 ना पढ़ें, आप इसको 197 पढ़ें।
क्योंकि 0.97 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 197 हो जाएगा। ये 190, ये पॉइंट में कैसे आ गया ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप इसको भूल जाएं। ये 197 मैस नंबर है और एटॉमिक नंबर 79 है। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? आप उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें। 197 में से 79 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आंसर आए वो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। ठीक है, ये शायद मैंने किया हो, यस किया हुआ है। ये देख 118 न्यूट्रॉन है, 118 में 79 जब आप ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा जो 197 यहां पे लिखा हुआ है। ये यहां पे 197, जैसे ये मशीनरी जो होती है ना, ये इसमें थोड़ा सा बंदे को एक्सपर्ट होना पड़ता है। ये 197 और 79, 197 में से 79 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 118 रह जाएगा। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 118। तो यहां पे 118 न्यूट्रॉन है और 79 प्रोटॉन, और 79 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन। तो ये गोल्ड का एटम मैंने आपको दिखाया, सोने का। अच्छा जी, ये कॉपर है। ये कॉपर जो आपने देखा हुआ है ना, जो इलेक्ट्रिक वायर होती है उसके अंदर जो एक कौन सा ये येलो पीला सा रंग जैसे की एक वायर जो चल रही होती है, वो कॉपर की बनी होती है। तो ये कॉपर का एटम है। इसमें देखें, प्रोटॉन 29 है, न्यूट्रॉन 35 है। तो मैस नंबर कितना हो गया जी? 29 प्लस 35। ठीक है, तो 9 and 5 14, 1 3 2 5 and 6, तो 64। ठीक है, तो ये इसका मैस नंबर हो गया। और इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? जितने प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर है। प्रोटॉन शो करते हैं एटॉमिक नंबर 29, इसका एटॉमिक नंबर हो गया। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जाहिर है जितने प्रोटॉन है, 29 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितने प्रोटॉन है। ये भी 29, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कॉपर का एक एटम मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद ये आयरन का, जिसको लोहा आप कहते हैं, आयरन का एटम। ठीक है, इसमें 26 प्रोटॉन है, 30 न्यूट्रॉन है। तो क्या हो गया? ये 56 मैस नंबर हो गया इसका, वजन इसका 56। और एटॉमिक नंबर क्या है? 26, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद 26 है। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यस, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 26 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा जी, ये तो अच्छा, ये चीज मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि सिंबल कैसे अलॉट करने हैं आपने। जो 118 जो डिस्कवर हुए हैं अभी तक, कुछ उसमें सिंथेटिक हैं और कुछ नेचुरल है, 92 नेचुरल है और बाकी सिंथेटिक हैं। तो उनको सिंबल कैसे अलॉट करने हैं वो मैं बड़ी डिटेल के साथ पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। ये मैंने उसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं और कुछ नहीं है, बस ये जो है। ठीक है, और ये फिर लिखे मैंने लैटिन और ग्रीक नेम जो है वो लिखे। अच्छा, ये जो है ना जी, ये थोड़ा सा मैं आपको दोबारा जो है ये दिखाना चाहता हूं, जो है ना जी, ये आप जरा एक दफा फिर देख लें इसको। ये उस दिन मैंने बड़ा अच्छा समझा दिया था आपको, बट एक दफा आप इसको फिर देख लें। ये आपका पीरियोडिक टेबल है। अब आपने गौर से यहां पे तवज्जो से मेरी बात सुननी, क्योंकि मैंने आपको एटम पे इतना टाइम इसलिए लगाया कि आपको इसकी समझ आ सके, पीरियोडिक टेबल की समझ आ सके। इसके अंदर ये जो मैंने उस दिन भी दिखाया था, कितने एलिमेंट्स हैं? 118। ये देख लें, ये 1 लिखा हुआ है हाइड्रोजन का, ये 1 लिखा हुआ है। और वो एंड पे देखें,
118। आखिरी जो एलिमेंट है उसका नाम है ओर्गेनेसम, और पहला जो है ये है हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन है, और इसका एटॉमिक नंबर 118 है क्योंकि इसके अंदर 118 प्रोटॉन है। तो ये सबसे हैवी है, भारी सबसे। ठीक है। तो ये, और ये किस तरीके से अरेंज की, आप ये जरा, आपको ये नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा होगा नजर। ये देखें, 1 का मतलब है ये 1 रो 1, रो 1 जो है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? एक तो हाइड्रोजन है, कोई और है? जरा आगे चले एंड पे, ये देखें हीलियम। हीलियम, ये रो 1 में दो हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। इसमें 2 लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एक प्रोटॉन है और उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं। इसमें 1 प्रोटॉन है, उसमें 2 प्रोटॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है। इसका जो मैस नंबर है वो भी 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता ही नहीं। तो जब आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करेंगे 1 + 0 = 1, तो जो इसका एटॉमिक नंबर है वही इसका मैस नंबर भी है। इसका कुछ ऐसे एटम हैं जिनमें आपको न्यूट्रॉन नजर आएंगे, वो बाद में आपको बताऊंगा, अभी नहीं। तो ये आप देखें, जो फर्स्ट रो है, मैंने उस दिन बताया था पहले लेक्चर में कि रो को क्या कहते हैं? पीरियड। जो फर्स्ट पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। एक हाइड्रोजन इस कोने पे लेफ्ट पे, और राइट कॉर्नर पे एक्सट्रीम राइट, ये एक्सट्रीम लेफ्ट, वो एक्सट्रीम राइट, वो हीलियम। ये हाइड्रोजन और वो हीलियम। तो ये जो पीरियड है, ये जो रो है, ये बहुत छोटी रो है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इस रो को कहते हैं शॉर्ट पीरियड। कौन सा पीरियड? शॉर्ट पीरियड। उससे अगली रो में आते हैं, ये 2 लिखा हुआ है, रो नंबर 2। ये देखें लिथियम, Li लिथियम। ये देखें बेरिलियम, Be बेरिलियम। ये 1 और 2। ठीक है। और इसी रो में आगे चलें, ये बोरान बी, ये सी कार्बन, ये N नाइट्रोजन, ये O ऑक्सीजन, ये F फ्लोरीन, ये Ne नियॉन। ठीक है। कितने हो गए? काउंट करें, 8 हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। मगर लिखा हुआ क्या है इनके ये बॉक्सेज के अंदर लिखा हुआ, ये 3 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि ये ऊपर 1 है, वो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 लिखा हुआ है, ये 6 7 8 9 10। ठीक है। तो ऊपर वाली रो में 2, नीचे वाली रो में 8, और उससे नीचे वाली रो जो है उसमें भी 8। देख लें, 1 2, ये सोडियम, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन, ये फास्फोरस, ये सल्फर, ये क्लोरीन, और ये आर्गन। ठीक है। अच्छा, इसमें भी 8 है, मगर ये देखें यहां पे 11 लिखा हुआ है और यहां पे 18 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एंड पे 10 था ना, तो यहां पे शुरू करेंगे तो फिर 11 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ये देखें कि जो फर्स्ट पीरियड था उसको हमने शॉर्ट पीरियड इसलिए कहा, उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। जो सेकंड पीरियड है वो नॉर्मल पीरियड है, 8 एलिमेंट्स हैं। जो थर्ड है वो भी नॉर्मल है, नॉर्मल पीरियड है, उसमें भी 8 एलिमेंट्स। और जो फोर्थ और फिफ्थ है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? ये देखिए, ये जो यहां पे ये जो जगह खाली पड़ी है, मगर फोर्थ पीरियड जो फोर्थ रो उसमें तो ये जगह फिल हुई हुई है। ये इसमें ये जो जगह यहां तक है ये फिल हुई हुई है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 ज्यादा हैं। ये ऊपर वाली जो 3 रोज हैं उनकी निस्बत ये देखें, ये पूरी फिल्ड है। ठीक है, एंड तक। तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों में 18
एलिमेंट्स ईच हैं। इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है। देखिए, पहले में 2 थे, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8, चौथे पीरियड में 18, पांचवें में भी 18। तो इनको ये दो जो है, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड, इनको हम कहेंगे लॉन्ग पीरियड। क्या कहेंगे? लॉन्ग पीरियड, क्योंकि ये इनमें ज्यादा है। आगे जो है सिक्स्थ और सेवंथ, इनमें आपको यहां पे तो नजर ऐसे आ रहे हैं जैसे 18 ही है, मगर 18 नहीं है। इन दोनों में 32 है। मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूं। ये देखें, ये जो नीचे वाली 2 रो है, ये एक्चुअली सिक्स्थ और सेवंथ का पार्ट है। ये जो है, ये यहां से ये जो ये येलो है, ये सिक्स्थ का पार्ट है। ये देखिए 57 लिखा हुआ है ना, तो आगे 58 ये लिखा हुआ है। 58 से लेके 71 तक, और फिर 57 के बाद आगे 72 लिखा हुआ है। ये देखें, अब 57 के बाद 72 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये LA जो है, लेंथेनाइड इसको कहते हैं। इस एलिमेंट के बाद फिर ये एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं इस रो में। अगर ये रो पूरी लिखी होती, ये जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे 18, सॉरी ये 14 है, ये 14 भी इसमें लिखे होते, तो इस टेबल की शक्ल खराब हो जाती। जैसे उस दिन मैंने बताया था, ये लाइनें आगे निकल जाती, 2 लंबी हो जाती, तो ये टेबल सही नहीं, इसलिए उन्होंने इनको अलहदा लिख दिया है यहां पे। ठीक है, ये 2 लाइनें, ये जो है ये 6 पीरियड का पार्ट है, और ये देखे लेंथेनाइड सीरीज 6, एक्टिनाइड सीरीज 7, ये चूंकि एक्टिनाइड के बाद है इसलिए इसको एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। ये भी 14 है, तो ये इन 18 में ये 14 ऐड कर दें तो कितना हो गया? 32। और इन 18 में ये नीचे वाले 14 ऐड कर दें तो कितना हो गया? 32। तो ये दोनों जो पीरियड्स हैं, सिक्स्थ और सेवंथ, इनमें एलिमेंट्स की तादाद 32 ईच है। सिक्स्थ में भी 32 है और सेवंथ में भी 32 है। तो इनको कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड्स, सिक्स्थ और सेवंथ को वेरी लॉन्ग पीरियड्स, क्योंकि इनमें एलिमेंट्स की तादाद सबसे ज्यादा है, 32 ईच। सिक्स्थ में भी 32, सेवंथ में भी 32। और अब आप इसको दोबारा जरा देख लें कि जो फर्स्ट पीरियड था, ये फर्स्ट पीरियड जो था उसमें 2, इसलिए शॉर्ट पीरियड। सेकंड और थर्ड पीरियड दोनों जो हैं उनमें 8 ईच, हर एक में 8 हैं, इसलिए उसको कहते हैं नॉर्मल पीरियड। और फोर्थ और फिफ्थ 18 ईच, दोनों में 18-18, इसलिए उसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड। और सिक्स्थ और सेवंथ दोनों में ये मिलाने हैं साथ, नीचे वाले जो ये मिला के 32 ईच, इसमें भी 32, इसमें भी 32। तो इसको कहते हैं, ये दोनों को कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड्स। तो जी टोटल पीरियड्स कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक पीरियड जो है वो शॉर्ट है, 2 पीरियड जो है वो नॉर्मल है, 2 पीरियड जो है वो लॉन्ग है, और 2 पीरियड जो है वो वेरी लॉन्ग है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब हम देखते हैं जो इस तरह रोज हैं, वो हमने उस दिन कहा था इनको क्या कहते हैं, ये जो कॉलम्स हैं ऐसे, इनको हम कहते हैं ग्रुप। तो ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप, आप टोटल ग्रुप गिन लें तो ये 18 बनते हैं। बेशक गिन लें आप, यहां से लेके ऊपर से नहीं गिनेंगे, यहां से गिनेंगे, क्योंकि ये भी तो शामिल करने हैं ना आपने। तो ये देख लें, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 ग्रुप्स हैं। नीचे को आए आप तो ग्रुप्स कितने हैं? 18। और पीरियड्स कितने हैं? 7। तो 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स। ठीक है, अब ये आपने थोड़ा सा समझ लिया इस टेबल को कि इसमें ग्रुप्स कितने हैं? 18, और जो पीरियड्स हैं वो कितने हैं? 7। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं ये किस तरह चलते हैं, जरा गौर करके मुझे बताएंगे आप। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
इसके अंदर किस तरह चल रहे हैं, क्या ऊपर से नीचे को चल रहे हैं ग्रुप में, या पीरियड में चल रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट है और ये राइट है, पीरियड में चल रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखें 1 2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 3 4 5 6 7, ये सारे क्या हैं जो लिखे हैं अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये शो करते हैं एटॉमिक नंबर। तो ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, इस तरीके से ये चलते जा रहे हैं और एंड पे 118 लिखा हुआ है, ओगेनेसन। ठीक है, आखिरी जो है। अच्छा, इसमें अब आपने ये बात याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, वो किस तरीके से इसमें एंटर हुए हैं, वो रोज में है, पीरियड्स में, वो इस तरीके से नहीं है, सीक्वेंस ऐसे है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। कुछ चीजें और हैं वो जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब थोड़ी सी रिहर्सल करते हैं, जितना हमने पढ़ा है इसके ऊपर मैंने कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं। तो ये एमसीक्यूज जो हैं, इनके जरिए थोड़ा सा हम समझते हैं। पता नहीं टाइम कितना हो गया, मैं जल्दी से खत्म करने की कोशिश करता हूं। तो जी, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ, जी, लाइट, मैटर, एनर्जी, एम्प्टी स्पेस। क्या आंसर है? आंसर बी है, मैटर। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ मैटर। ये आपकी बुक में से सारे बनाए गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, a basic constituent of matter that cannot be split into two or more simpler substances by ordinary chemical changes is an, आपको बगैर देखे बता देना चाहिए, एलिमेंट, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में इसको समझाया था कि वो सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है, उससे ज्यादा सिंपलर उसको बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये आंसर सी है, एलिमेंट। अगला क्वेश्चन है जी, द बेसिक and the smallest particles of which an element is made is called an, जी, वो एलिमेंट जो बेसिक और सबसे छोटा एलिमेंट है, जिससे जिससे मिलके सबसे छोटा पार्टिकल है जिससे मिलके एलिमेंट बना है, उसको हम क्या कहते हैं जी? एटम। ठीक है, तो ये आंसर बी आ गया जी। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स आर नोन, बताएं जी, टोटल एलिमेंट्स कितने अभी तक हैं? 118। ठीक है, तो आंसर सी 118, वो आपने पीरियोडिक टेबल में देख लिया। हाउ मेनी एलिमेंट्स अकर नेचुरली इन नेचर, कुदरती तौर पर कितने पाए जाते हैं? वो मैंने बताया था आपको पिछली दफा भी, 92। ठीक है, तो इसमें भी ये बी 92, आंसर बी है इसका। The atomic number of an element is denoted by the letter, जी, atomic number जो है वो किस लेटर से जाहिर करते हैं? Z से। अभी हमने किया है पीछे, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मैंने बताया कि ये एटॉमिक नंबर, तो हमने कहा कि Z से शो करते हैं, तो इसका आंसर भी बी होगा, Z। mass number of an element is represented by the symbol, जी, कौन सा सिंबल? ए, मैंने अभी बताया, कैपिटल ए हमने पीछे देखा। ठीक है, इसमें कैपिटल ए, आंसर सी। द एटॉमिक नंबर जी, जेड से जाहिर करते हैं ना, रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ, जी, एटॉमिक नंबर जो है टोटल नंबर ऑफ क्या? न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, या क्या? जी, एटॉमिक नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये भी आंसर बी, प्रोटॉन्स लिखा हुआ है। न्यूट्रॉन्स, बी प्रोटॉन्स, सी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। नो, एटॉमिक नंबर मैंने आपको पहले बताया है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे वो एटॉमिक नंबर होगा। वही किसी एटम की शनाख्त होता है, किसी एटम की आइडेंटिटी, किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी सिर्फ उसके प्रोटॉन की तादाद बताती है। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, द मैस नंबर ए, कैपिटल ए से जाहिर करते हैं,
ऑफ एन एटम इज कैलकुलेटेड बाई, क्या मैंने कहा था, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बस जी। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स नहीं, गलत है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यस ठीक है, तो बी ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, आंसर बी। इन अ न्यूट्रल एटम, एक न्यूट्रल एटम में, एटम तो होता ही न्यूट्रल है, यानी उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता। इन अ न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका आंसर ही इलेक्ट्रॉन्स है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो वो न्यूट्रल होगा, तो ये इसका आंसर भी बी है। इन द पीरियोडिक टेबल, अभी जो आपने पीरियोडिक टेबल देखा, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर, जी एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए, इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर। क्या चीज बढ़ती जा रही है, असेंड हो रही है, बताएं क्या था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या बढ़ रहा था, प्रोटॉन बढ़ रहे थे, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं ना। असेंड क्या मतलब है, बढ़ना, जो जिसको आप उर्दू में क्या कहते हैं, तरतीब सऊदी, ऊपर जाना। ठीक है, किस तरह ऊपर जा रहे हैं, जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन्स ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर, क्या, देयर इलेक्ट्रॉन्स, देयर न्यूट्रॉन्स, देयर प्रोटॉन्स, देयर प्रोटॉन्स। ठीक है, मैस नंबर, एटॉमिक नंबर भी हो सकता है। ठीक है जी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डेंसिटी नो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉन ही तो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये एटॉमिक नंबर, आंसर बी। ठीक है, एटॉमिक नंबर से एलिमेंट्स बढ़ते हैं। 12 हॉरिजेंटल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, वो मैंने बताई है हॉरिजेंटल रोज पीरियोडिक टेबल, उनको क्या कहते हैं, पीरियड्स। कितने पीरियड्स हैं, 7। आर कॉल्ड ग्रुप्स, नो। फैमिलीज, नो। पीरियड्स, यस। शेल्स, नो। तो आंसर सी है। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, जी वर्टिकल कॉलम जो ऊपर से नीचे को रोज आ रही है, वो मैंने भी बताया आपको, ग्रुप्स। ठीक है, periods no, groups yes, answer B, groups. How many total periods are there in the periodic table? periodic table में total periods कितने हैं, बगैर देखे बताएं। 7, अभी आपने काउंट किए, एक शॉर्ट, 2 नॉर्मल, 2 लॉन्ग और 2 वेरी लॉन्ग। ठीक है, तो कितने हैं ये, 7, आंसर सी है, 7। हाउ मेनी टोटल ग्रुप्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल, अभी हमने काउंट किए 18 ग्रुप्स से, ऊपर से नीचे को लाइनें जो लगी हुई हैं, कॉलम्स जो हैं, ग्रुप्स हैं, वो कितने हैं, 18, आपको बगैर देखे बताना चाहिए, सी आंसर है 18। द फर्स्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज दी, जी जो पहला पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, कौन से, हाइड्रोजन इस कोने पे और हीलियम उस कोने पे, उस पीरियड को क्या कहते हैं, बताएं। वेरी शॉर्ट पीरियड नहीं, शॉर्ट पीरियड यस, शॉर्ट पीरियड। नॉर्मल पीरियड नो, लॉन्ग पीरियड नो, तो आंसर बी। ठीक है, शॉर्ट पीरियड। द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स आर कैटेगराइज्ड एज, सेकेंड और थर्ड पीरियड को क्या कहते हैं, मैंने बताया आपको, नॉर्मल, नॉर्मल पीरियड्स, दे आर कैटेगराइज्ड एज नॉर्मल, ये आंसर बी, नॉर्मल पीरियड्स, आंसर बी। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो ये भी बगैर देखे, आंसर ए, 2, 2, 8, 18, 32 नहीं, आंसर ए है, 2 है। ठीक है, द फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स आर कॉल्ड, जी फोर्थ और फिफ्थ पीरियड, सेकेंड और थर्ड क्या थे, नॉर्मल, फोर्थ और फिफ्थ के लॉन्ग पीरियड्स। ठीक है, उनमें 18 ईच, 18 एलिमेंट्स इन ईच पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ में। ठीक है, नॉर्मल पीरियड्स नो, लॉन्ग पीरियड्स यस, आंसर बी। वेरी लॉन्ग पीरियड नो, लॉन्ग पीरियड, आंसर बी। ठीक है, ईच ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में हर एक में कितने कितने एलिमेंट्स हैं, ईच का मतलब हर एक में कितने कितने एलिमेंट्स, 18,
हर एक में 18 है। ठीक है, तो ये इसका आंसर 18 होगा। ये देखें बी 18, यस आंसर बी। द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का जो पीरियड नंबर है इन द पीरियोडिक टेबल कोरस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू इट्स नंबर ऑफ, जी जो उसका पीरियड नंबर है किसी एलिमेंट का, यानी एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट है, ठीक है, उसके अंदर जो उसका नंबर है ना, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, तो उसको पीरियड नंबर कहते हैं। पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल कॉरेस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू इट्स नंबर ऑफ, जी किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है? टू इट्स नंबर ऑफ क्या? प्रोटॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नो, प्रोटॉन्स यस। एक मिनट, द पीरियड नंबर, ओहो पीरियड नंबर, यार पीरियड नंबर, इट्स नॉट द नंबर ऑफ द एलिमेंट। पीरियड नंबर यानी 7 पीरियड जो है, 1 2 3 4 5 6 7, वो 7 पीरियड जो है वो किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं? नंबर ऑफ शेल्स, इलेक्ट्रॉन शेल्स। मैं बताता हूं, ये चीज मैं आपको वहां पे समझा नहीं सका, भूल गया बताना, वहीं बताना चाहिए था पीरियोडिक टेबल में। जो फर्स्ट पीरियड है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम दो ही एलिमेंट हैं, उनमें न्यूक्लियस के गिर्द एक ही शेल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के गिर्द भी एक शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के गिर्द भी एक ही शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। जो सेकंड पीरियड है जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, 8, ये जो 8 एलिमेंट्स सेकंड पीरियड में, उसमें कितने शेल्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए? 2। ये जो 8 हैं, मैंने अभी गिने हैं 8 एलिमेंट्स, इन 8 एलिमेंट्स में हर एक के एटम के गिर्द सिर्फ 2 शेल हैं जिनमें उनके इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, अब तीसरी रो, तीसरे पीरियड में आ जाए, उसमें जितने भी हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह एंड तक, आर्गॉन तक, ठीक है, जितने भी हैं, ये थर्ड पीरियड है ना, तो कितने शेल? 3। कितने ऑर्बिट? 3। कितने शेल? 3। कितने एनर्जी लेवल्स? 3। सिर्फ 3 सर्कल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे, ये थर्ड पीरियड में। फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ पीरियड में कितने शेल? 4 शेल। फिफ्थ पीरियड में कितने शेल? 5 शेल्स। सिक्स्थ पीरियड में कितने शेल? 6। सेवंथ पीरियड में कितने शेल? 7। तो जो पीरियड का नंबर है, जो क्वेश्चन गौर से पढ़ना, द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट in the periodic table corresponds directly to its number of electron shells। जो पीरियड नंबर है वो ये बताता है। अब अगर आपसे को पूछे कि पीरियड नंबर 6, जो रो नंबर 6 है, बताएं उसके जो एलिमेंट्स हैं 32, हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन कितने शेल्स में घूमेंगे? आप कहेंगे 6 शेल्स। दरमियान में न्यूक्लियस है, इर्द गिर्द 6 सर्कल्स लगे हुए। अगर 7th पीरियड का पूछे कि उसके जो एलिमेंट्स हैं 32, उनके गिर्द हर एटम के जो 32 एटम्स हैं, 32 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के एटम के गिर्द कितने शेल्स हैं? आप कहेंगे 7। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि हर रो में, जिसको पीरियोडिक टेबल में पीरियड कहते हैं, रो का जो नंबर है उतने ही उसमें शेल्स। रो नंबर 1 यानी पीरियड नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन शेल्स 1, पीरियड नंबर 2 इलेक्ट्रॉन शेल्स 2, पीरियड नंबर 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स 3, पीरियड नंबर 4 इलेक्ट्रॉन शेल्स 4, पीरियड नंबर 5 इलेक्ट्रॉन शेल्स 5, पीरियड नंबर 6 इलेक्ट्रॉन शेल्स 6, पीरियड नंबर 7 इलेक्ट्रॉन शेल्स 7। तो ये आप देखें कि मैक्सिमम शेल्स इस वक्त तक हमें 7 ही चाहिए।
क्योंकि जितने एलिमेंट्स, अब अगर कोई और एलिमेंट डिस्कवर होता है इसके बाद तो फिर 8 शेल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगला पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 8वां, क्योंकि ये 118 ये शेल पूरा हो चुका है, ये आपका 7th पीरियड पूरा हो चुका है। आपकी बुक में एक गलती है, वो मैं एंड पे जाके बताता हूं, उसने ये बात गलत तरीके से बताई हुई है, वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो ये बात आपने अच्छे तरीके से नशीन कर लेनी है कि पीरियड नंबर ये बताता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन के शेल्स की तादाद कितनी, ठीक। तो ये आंसर सी है, इलेक्ट्रॉन शेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर गिवन द फैमिली नेम। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट उनका फैमिली नेम क्या है? ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है आपको पता है ये मेटल्स हैं, और ग्रुप 1 में ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे लिथियम है, नीचे सोडियम है, नीचे पोटाशियम है, नीचे बेरियम है, नीचे सीजियम है, और 7वें नंबर पे जेन से निकल गया, 7 हैं, क्योंकि पूरा एक ग्रुप है वो, तो उसमें 7 एलिमेंट्स है। तो ये जो 7 है ये क्या है? मेटल है, मगर कौन से मेटल? इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं, ये आपकी बुक में लिखा हुआ अल्कली मेटल। पहला ग्रुप जो है अल्कली मेटल्स। अच्छा, जो हाइड्रोजन जो है वो तो मेटल है ही नहीं, उसको क्यों इस ग्रुप में रखा? उसमें कुछ क्वालिटीज मेटल की हैं और कुछ क्वालिटीज नॉन मेटल की। मेटल की क्या क्वालिटी है उसमें? ग्रुप 1 में इसलिए उसको रखा कि उसका जो आखिरी शेल है वो उसका पहला शेल ही आखिरी शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में। नीचे उसकी क्या है भला? लिथियम। उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। उसके नीचे क्या है? सोडियम। उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। उसके नीचे क्या है? सोडियम के नीचे पोटाशियम। उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। उसके नीचे क्या है? सीजियम। उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। और उसके नीचे जो 7वां है उसके भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप 1 का मतलब ये है कि उसके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। उस जो 7 एलिमेंट्स ग्रुप 1 में, उनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा आखिरी शेल में, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को इसलिए रखा हुआ, हालांकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है। तो इस ग्रुप का नाम जो है सॉरी, अल्कली मेटल्स इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर गिवन द फैमिली नेम ऑफ अल्कली मेटल्स। ये बी जो है ये आंसर है इसका, अल्कली मेटल्स, ठीक है जी। आगे जी क्वेश्चन है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर केमिकली नोन। अब ग्रुप 2 वो भी मेटल्स हैं, मगर उनका नाम कुछ और है। उनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनमें थोड़ा सा फर्क है, वो अभी नहीं, आगे जाके आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो दूसरा ग्रुप है, वो आगे अगला क्वेश्चन आ गया, ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर केमिकल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये नीचे लिखा होगा, ये देखो, अल्कलाइन अर्थ मेटल, सी। तो सी इसका आंसर है। और इसमें ये दूसरे ग्रुप में क्यों है? इसलिए कि इनके जितने एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के नीचे जो भी है, पूरी नीचे जो पूरा एक कॉलम है, पूरा ग्रुप है, उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। पहले ग्रुप में आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1। दूसरे ग्रुप में आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसलिए वो ग्रुप 2 है, ठीक है। तो इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 3 थ्रू 12 आर कॉल्ड। 3 से लेके 12 तक जो ग्रुप हैं, 10 ग्रुप, ये 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं। आपको पता है ना कि 1st, 2nd और 3rd पीरियड में ये नहीं है,
ये 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं। ये 10 है, 3 से 12 काउंट कर ले, 3 को काउंट करें ना तो 12 तक, तो ये 10 बनते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो जितने भी ग्रुप्स इसमें हैं, 10 ग्रुप्स, ठीक है, इनमें जितने एलिमेंट्स हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये बी इसका आंसर है। अच्छा, ये चीजें आपकी बुक में दी हुई हैं, याद रखना। उसमें से कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह उसने समझाया नहीं हुआ, ऐसे कह के गुजर गया। मैंने ये एमसीक्यूज इसलिए आपके के लिए बनाए हैं कि आपका, मैंने एग्जाम में कॉन्सेप्ट चेक करना है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा। The family name given to group 17 elements is, जी 17 में क्या है भला? ऊपर क्या है? फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, आयोडीन, एस्टेटीन, ये है ब्रोमीन। ये वाला ग्रुप कौन सा है? इसको हैलोजन ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं? हैलोजन्स। ये 5 हैलोजन्स हैं जो मैंने अभी काउंट किए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, हैलोजन फैमिली। ये देखें, हैलोजन फैमिली, आंसर सी, ठीक। एलिमेंट्स इन ग्रुप 18 आर कॉल्ड, जी ग्रुप 18 आखिरी ग्रुप जो है वो तो नोबल गैसेस उनको कहते हैं, क्योंकि वो इतनी नोबल हैं, इतनी नेक हैं। इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करती नहीं है, रिएक्शन करती नहीं है, बिल्कुल नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं सारे। वो हीलियम से लेके, हीलियम के नीचे नियॉन, नियॉन के नीचे आर्गॉन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन, फिर रेडॉन। ये ग्रुप, आखिरी ग्रुप जो है ना 18, ग्रुप नंबर 18, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हैं जो इनर्ट गैसेस भी इनको कहते हैं और नोबल गैसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप 18 को कहते हैं नोबल गैसेस, ठीक। आंसर सी। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। एक ग्रुप जो है उसके जितने एलिमेंट्स हैं, मतलब ग्रुप नंबर 1 जिसको हमने अल्कली मेटल्स कहा, जिसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ, बताएं जी, सेम नंबर ऑफ, उसके आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। हर ग्रुप के आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। पहले ग्रुप में आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ग्रुप में आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। तो आखिरी शेल को वेलेंस शेल भी कहते हैं, वेलेंस शेल। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखें, वो जो सेम ग्रुप है, अब आप हाइड्रोजन को थोड़ा साइड पे कर देना, बाकी के सारे गिन लें। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, बेरियम, सीजियम, ठीक है, ये सारे जो हैं, इन सब के, ये सारे अल्कली मेटल्स हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम है। क्यों? इसलिए कि इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन। और ग्रुप 2 में चले जाए जो मैग्नीशियम से शुरू होता है, उसमें, और मेरा ख्याल उसके बाद मैग्नीशियम के बाद शायद नीचे कैल्शियम होगा, तो नीचे और इस तरह एलिमेंट्स आएंगे उस ग्रुप में। उसके हर एलिमेंट में, उस ग्रुप में आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, हर ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती इसलिए हैं कि उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है, एक जैसी होती है। बस ये याद रखना है आपने। तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको वेलेंस इलेक्ट्रॉन कहा गया। हैव द सेम नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये बी आंसर है इसका। द नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज, बताएं जी।
पहला, दूसरा, दरमियान वाले 10 छोड़ देने आपने, 3 से 12 तक। 13 में 3, 14 में 4, 15 में आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 16 में 6 इलेक्ट्रॉन, 18 में आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 17 में आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो 8 ग्रुप्स हैं, ये रूल जो मैंने बताया कि हर ग्रुप के एलिमेंट के आखिरी शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इन 8 ग्रुप्स पे लागू होता है। ये रूल जो दरमियान में 10 ग्रुप्स हैं उन पे ये रूल लागू नहीं होता, वो मैं बाद में जाके आपको बताऊंगा वो डिटेल से कि उनमें ये रूल क्यों नहीं है। और ये इन 8 ग्रुप्स में 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इनमें ये रूल है कि इनका जो सबसे आखिरी शेल है उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स। ठीक है, मगर जो दरमियान वाले 10 हैं उन पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रुप 13 इसलिए उसने लिखा है, दरमियान वाले वो छोड़ गया है 3 से लेके 12 तक, क्योंकि उन पे ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज 13, 1, 3, 8, 3, क्योंकि 1, 2, 13 इस तरह आपने गिनना है, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आप 1, 2, 13 को 1, 2, 3 कह दें, 14 को 4 कह दें, 15 को 5 कह दें, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में है उनकी तादाद याद रखनी आसान हो जाएगी। 1, 2, 3, 13 को आप ध्यान रखेंगे, मैंने 3 कहा है। 13 का मतलब है कि आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 14 का मतलब है आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आंसर सी है इसका। ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर केमिकली अनरिएक्टिव, मैंने कहा ना बिल्कुल किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अनरिएक्टिव, रिएक्शन नहीं करते किसी के साथ। बिकॉज देयर वैलेंस शेल्स आर, क्योंकि उनका जो वैलेंस शेल है सब एलिमेंट्स का, हीलियम से लेके नीचे तक, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारे जो हैं इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब किसी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो वो एटम स्टेबल हो जाता है, बिल्कुल वो फिर रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ, बिल्कुल सुकून से बैठता है। ठीक है, और इन सब में 8 हैं, ये जो मैंने अभी आपको गिन के बताया ग्रुप 18 के एलिमेंट्स। ठीक है, बिकॉज देयर वैलेंस शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, 8 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो उसको कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड। तो हर एटम की ये ख्वाहिश है कि मेरे आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं ताकि मैं अनरिएक्टिव हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं। तो इसलिए ये जो ग्रुप 18 है ये ऑलरेडी स्टेबल है, इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है सबके, तो ये स्टेबल हैं। तो इसका आंसर होगा बिकॉज देयर वैलेंस शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, एम्प्टी नहीं, हाफ फिल्ड नहीं, कंप्लीटली फिल्ड, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में हो तो वो स्टेबल एटम होता है। ठीक है, तो ये आंसर सी। लास्ट क्वेश्चन 13, ग्रुप्स 1, 2 एंड 13 to 17 आर कलेक्टिवली कॉल्ड, जी बताएं। ये मैंने दरमियान वाले 10 छोड़ दिए, वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ठीक है, इनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है जी, नॉर्मल एलिमेंट्स, ये क्योंकि इनके ऊपर वो जो रूल मैंने बताया आपको वो लगता है कि हर ग्रुप का जो नंबर है, ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, वो उसको आप अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहें तो हर ग्रुप के नंबर के मुताबिक उसके आउटर मोस्ट शेल में, जिसको वेलेंस शेल कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। ठीक है, तो ये दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताया। हाँ, मैंने कहा आपकी बुक में एक गलती है, वो कहता है जी कि जो लास्ट पीरियड है 7th पीरियड वो इनकम्प्लीट है। उसमें इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि उसमें 32 एलिमेंट्स नहीं है,
जबकि आपने पीरियोडिक टेबल देखा कि उसमें 32 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसने इसकी वजाहत नहीं की। एक जगह पे लिखा है उसने कि लास्ट पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स हैं, सेवंथ में और सिक्स्थ में भी 32 एलिमेंट्स हैं। फिर एक जगह लिखता है वो कि लास्ट पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट है, और अपने पीरियोडिक टेबल में भी लास्ट पीरियड को वो इनकम्प्लीट शो करता है। कुछ उसने बॉक्सेस खाली छोड़े हुए हैं एंड वाले, उसमें लिखे। ऐसी बात नहीं है। देखें, लास्ट पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स हैं। इतने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं कि लास्ट पीरियड जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आखिरी एलिमेंट का नाम भी मैंने आपको बता दिया है, OG उसका सिंबल है, लिखा हुआ था, और ओगेनेसन उसका नाम है, और 118 उसके प्रोटॉन है, 118 उसका एटॉमिक नंबर है, क्योंकि उसके प्रोटॉन 118 है। वो सिंथेटिक है, यानी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने लेबोरेटरी में खुद उसको सिंथेसाइज किया। इसके अलावा और भी उसमें पीरियड 7 में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो सिंथेटिक। अच्छा, इसको इनकम्प्लीट कहा जाता है, मगर इसलिए इनकम्प्लीट नहीं कहा जाता कि एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए। भाई एलिमेंट तो पूरे हैं, उस हिसाब से इनकम्प्लीट नहीं है। ये इनकम्प्लीट इसलिए है कि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो दे आर अनस्टेबल, दे आर दे आर रेडियो एक्टिव, दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड, उनकी लाइफ बहुत थोड़ी है। सिंथेटिक बनाएंगे, बहुत हैवी हैं, और वो बहुत टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और अभी तक उनके ऊपर रिसर्च मुकम्मल नहीं हुई। डिस्कवर हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी खुसूसियात को अभी तक स्टडी किया जा रहा है मुकम्मल तौर पे। उनके ऊपर रिसर्च मुकम्मल नहीं हुई, अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। इसलिए सेवंथ पीरियड को इनकम्प्लीट कहा जाता है कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो बड़े अनस्टेबल हैं, स्टेबल नहीं है, वो रेडियो एक्टिव हैं। उनमें से रेडियो एक्टिविटी से गैमा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज निकलती रहती है उनके न्यूक्लियस के अंदर से, और बड़े शॉर्ट लिव्ड हैं, थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, सिंथेटिक हैं, बड़े हैवी हैं, और उनके ऊपर अभी रिसर्च मुकम्मल नहीं हुई। उनकी प्रॉपर्टीज को अभी तक स्टडी किया जा रहा है, साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं, इसलिए उस पीरियड को इनकम्प्लीट कहते हैं। उसके अंदर एलिमेंट ना लिखना बहुत बड़ी गलती है जो आपकी बुक में है। उसमें सेवंथ पीरियड में एलिमेंट्स पूरे नहीं लिखे हुए। जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल आज दिखाया है उसमें पूरे लिखे हुए हैं, तो उसको पूरे लिखने चाहिए। इनकम्प्लीट इस लिहाज से नहीं है कि उसमें एलिमेंट्स पूरे नहीं है, एलिमेंट्स पूरे हैं। इनकम्प्लीट सिर्फ इस लिहाज से कि उन एलिमेंट्स को अभी तक प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं उनको हतमी तौर पर डिटरमिन नहीं किया जा सका, तो इसलिए उसको इनकम्प्लीट कहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।